नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। चरण स्पर्श, जय श्री राम, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, जब मैं नशा करना मैंने शुरू किया था, तो सालों तक, करीबन 3-4 साल तक मेरे घरवालों को पता ही नहीं चला था। जब तक मैं दम पीता रहा, 3-4 साल मैंने दम पिया। दम के दौरान तो मेरे घरवालों को पता ही नहीं चला और मुझे सामान पीते-पीते भी सालों हो गए थे। तब जाकर मेरे घरवालों को कैसे पता चला, वो भी मुझे पुलिस वाले ने पकड़ लिया था पीते हुए। मेरी किसी ने मुखबिरी कर दी थी और वो पुलिस वाला घर ले आया था। इस तरह मेरे घरवालों को पता चला कि मैं स्मैक पीने लगा हूँ। वरना जब भी मेरे घरवाले पूछते थे कि भई क्या हो रहा है? थोड़ा-सा जब मेरी हालत ख़राब रहती थी नशे में, उनको लगता था भई ऐसे ही पढ़ाई का ज़ोर है, पेपर आने वाले हैं। थोड़ा ये है भी बचपन से कमज़ोर है, ये है भी ऐसे ही, इसके पैटर्न ख़राब हैं, ये लगता ही ऐसे है, ये है ही ऐसे। वो मेरा नेचुरल स्वभाव समझ लेते थे उस चीज़ को। ठीक है ना? और कभी-कभी ज़्यादा मेरी हालत ख़राब होती भी थी, तो मैं घुमा देता था, है ना? मैं अपनी बातों को उचित ठहराने में माहिर हुआ करता था ना, कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है और मुझे रात बुखार चढ़ा था और मुझे कमज़ोरी बहुत महसूस हो रही है, चक्कर आते हैं। तो घरवाले मुझे हॉस्पिटल ले जाते थे दवा दिलाने के लिए डॉक्टर के पास और डॉक्टर को मुझे झूठ-झूठ बताना पड़ता था कि मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे रात तेज़ बुखार आया था, सर्दी चढ़ी थी। हालाँकि डॉक्टर कुछ-कुछ समझ भी रहा होता है, लेकिन वो भी अनुमान नहीं लगा पाता है, साला हालत ही ऐसी होती थी, तो वो भी दवा दे देता था। अब वो दवा खानी नहीं है क्योंकि वो रोग मुझे है नहीं, मेरी हालत तो वो सामान या नशे की वजह से हो रही होती थी। तो कहने का मतलब ये है कि सालों तक मैंने अपने घरवालों को बेवकूफ़ बनाया, अपने भोले चेहरे से, अपनी डुअल पर्सनैलिटी से। मेरे घरवाले यकीन नहीं करते थे, अगर कोई शिकायत करने आता था कि तुम्हारे लड़के ने ऐसे करा, तुम्हारा लड़का वैसे करा, तुम्हारे लड़के ने ये चोरी करते हुए पकड़ा गया, वो चोरी करते हुए पकड़ा गया, ये तुम्हारा लड़का ये कर रहा था, वो कर रहा था। तो क्या है, मेरे घरवाले यकीन नहीं करते थे, ठीक है ना? वो उनसे बहस कर लेते थे शिकायत करने वालों से। तो वो शिकायतकर्ताओं से क्यों बहस करते थे? क्यों उनकी बातों को गलत ठहराते थे कि नहीं हमारा लड़का ऐसा नहीं कर सकता? क्योंकि मैं डुअल पर्सनैलिटी हुआ करता था। मैं घर में भोला चेहरा लेके चलता था और बाहर टेढ़ा चलता था। जैसे कि एक साँप होता है ना, वो बाहर कैसे चलता है? टेढ़ा, और बिल में कैसे जाता है? सीधा। तो मैं भी बिल्कुल उस साँप की भाँति था, सपोला था। बहका के रखता था कि मैं तो बहुत सीधा हूँ, थोड़ी ईमानदारी वाली बातें करना, अच्छी बातें करना, दीन धर्म की बातें करना। तो घरवालों को लगता था नहीं यार, ये ऐसा नहीं कर सकता, ये बेईमानी नहीं कर सकता, ये झूठ नहीं बोल सकता, ये धोखा नहीं कर सकता, ये चोरी नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन जब आज मैं किसी को देखता हूँ अपने बच्चे का पक्ष लेते हुए कि नहीं हमारा लड़का ऐसे नहीं कर सकता, हमारे लड़के ने ये नहीं चुराया होगा, हमारा लड़का तो बहुत सीधा है, ये तो बोलता भी नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। तो मुझे अपना बचपन याद आ रहा होता था कि भाई मान ले इनकी बात, नहीं तू भी मेरे माँ-बाप की तरह पछताएगा। मान ले भाई इनकी बात, तेरे बेटे ने तेरी आँखों पे चश्मा लगा रखा है भलाई का कि मैं बहुत भला हूँ, है ना? खैर, जब मेरे माँ-बाप को नहीं पता चला, तो उसको भी कैसे पता चलेगा, उसको भी करके ही पता चलेगा उस दूसरे पिता को, ठीक है ना? तो सालों तक मैंने अपने परिवार वालों को ये कहकर बेवकूफ़ बनाया। वो तो एक दिन सामान पी रहा था मैं एक बिल्डिंग में, और जो बिल्डिंग यानी कंस्ट्रक्शन काम चल रहा था उसमें, तो वहाँ पर जो वहाँ का चौकीदार, सेवादार छोड़ रखा था उन्होंने बिल्डिंग बनने के दौरान, उसने एक बार तो कुछ नहीं कहा, 2 बार भी कुछ नहीं कहा, लेकिन एक बार उसने क्या काम करा, जब मैं वहाँ पर बैठकर पी रहा था, बिल्डिंग में जाकर ऊपर चढ़ के, है ना? तो उसने पुलिस वाले को बुला लिया। फ़ोन कर दिया होगा और पुलिस वाला आ गया होगा या उसकी पहचान का होगा। अब उसने आके मेरे को धर लिया, ठीक है ना? अब उसने सारा सामान-वामान छीन लिया। अब मैं क्या करूँ? कहाँ रहता है पूछ रहा है। अब मैं कैसे कहूँ कि मैं कहाँ रहता हूँ? मैं घर पे ले जाने से उसे डर रहा था, तो मैं किसी और के घर ले गया, ठीक है ना? मैंने सोचा यार ये मेरा पक्ष ले लेगा और घर तक बात नहीं जाने देगा। लेकिन दूसरा क्यों मेरा पक्ष लेगा, है ना? उसने कहा भई मैं इसका बाप नहीं हूँ, ये इसका घर नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। आओ मैं लेके चलता हूँ इसके घर। मैंने सोचा था ये कह देगा हाँ भाई ठीक है चलो आज के बाद ये ऐसा नहीं करेगा, मैं समझाऊँगा, मारूँगा, डाँटूँगा। लेकिन वो ऐसा क्यों करने लगा भाई? वो तो सीधा घर ले आया पुलिस वालों को। इस तरह मेरे घर पे पता चला कि मैं सामान स्मैक पीने लगा हूँ। यानी कि सालों गुज़र गए थे, मैं अपने घरवालों को बेवकूफ़ बनाता रहा। और उस दिन के बाद मेरे घरवालों ने एक फ़ैसला लिया मुझे किसी साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर को दिखाने का। यानी पहले उनके दिमाग में ये बात नहीं आई कि इसे नशा मुक्ति केंद्र भेजना चाहिए, ट्रीटमेंट सेंटर भेजना चाहिए या डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर भेजना चाहिए, ठीक है ना? उनके दिमाग में ये बात आई नहीं क्योंकि सालों पुरानी बात है।
उस वक़्त नशा मुक्ति केंद्र का ध्यान भी नहीं होगा कि नशा मुक्ति केंद्र भी कोई चीज़ होती है या वहाँ भेजना चाहिए। तो जिस तरह सबके परिवार ने, है ना, अपने बेटे का, बेटी का, है ना, इलाज कराया, डॉक्टरी इलाज कराया, डॉक्टरी इलाज असफल रहा, ठीक है? वैद्य का इलाज असफल रहा, ठीक है? हकीम का असफल रहा, बाबा, साधु, तांत्रिक, है ना? इनका असफल रहा, शराब छुड़ाएँ, नशा छुड़ाएँ 3 दिन में, 7 दिन में, महीना में, इनका असफल रहा। और दवाई में दवाइयाँ जो चल रही हैं एडिक्शन किलर, अपने पति को खाने में मिला के दे दो 1 महीने तक वो शराब छोड़ देगा, वो नशा छोड़ देगा। जो टीवी पर ऐड आते हैं, जैसे कि एयरटेल वगैरह का टीवी है, डिश टीवी है, चलाओ तो डिश टीवी की तरफ से जो एक चैनल चल रहा होता है उस पर एडिक्शन किलर और ऐसे एड्स आ रहे होते हैं, लंबे-लंबे एड्स, है ना? एक कहानी टाइप एड्स कि मेरे पति बहुत शराब पीते थे और मुझे टीवी पे पता चला एडिक्शन किलर के बारे में, अल्कोहल किलर के बारे में, और मैंने ये बाय कर दिया, मँगाया और मैंने अपने पति को देना शुरू करा और मेरे पति को पता भी नहीं चला, उसने धीरे-धीरे शराब छोड़ दी। आज मैं और मेरा पति एक खुशहाल जीवन बिता रहे हैं, ठीक है? इस तरह से जो टीवी चलाते ही चीज़ें शुरू में आ रही होती थी, तो लोगों ने ऐसा भी किया, एडिक्शन किलर वगैरह भी दिया। लेकिन इनमें से, है ना, कोई भी तरीका उन्होंने पाया होगा कि पर्याप्त ही नहीं निकला, कोई इलाज सफल ही नहीं हुआ। क्योंकि इनमें से कोई इलाज काम ही नहीं करता। ये तो बस एक तसल्ली और आश्वासन देने के तरीके हैं कि वो डॉक्टर के ले जा रहा है, हकीम के ले जा रहा है परिवार, और काफ़ी परिवार वालों ने इस तरह से किया भी होगा। और लास्ट में फिर उनके समझ में आया या किसी के ज़रिए उन्हें पता चला कि भई नशा मुक्ति केंद्र भेजा जाए इसे। इसी तरह मेरे परिवार वालों को भी बाद में जाके पता चला। पहले साइकियाट्रिस्ट का इलाज कराया और फिर मैंने वो इलाज खराब कर दिया। ठीक है, मन्नत मुरादें माँगी, बाबा, साधु, दरगाह सब जगह करा, दुआएँ माँगी मैंने, नशा नहीं छोड़ा, है ना? मेरे ऊपर सारा प्यार निछावर किया, मेरी सारी माँगें पूरी करी, मेरा मतलब देखभाल की, मुझसे पूछा गया क्यों करता है नशा? किसी ने कहा होगा भई कोई गम होगा इसको, इससे पूछो कि इसको क्या दिक्कत है? लोग आजकल ये सोच लेते हैं ना कि इसे क्या दिक्कत है? वो पूछो, शायद उसकी ये दिक्कत खत्म हो जाएगी तो ये नशा करना बंद कर देगा। कोई सोचता है भई लड़की के गम में पी रहा है ना? किसी ने कहा भई हाँ, तेरा उस लड़की ने तेरे को आई लव यू नहीं बोला या उसने तेरा प्यार एक्सेप्ट नहीं करा, है ना? तो तू उसके गम में पीता है ना, हमें पता है। मैंने कि बावले पागल है क्या? उसके गम में क्यों पीता? मैंने कि बात सुन, मैं किसी के गम में नहीं पीता, ना ही मेरे को कोई टेंशन है जिसके चलते मैं पीता हूँ। मैं कहा भाई ये तो मेरे को बस पीता ही हूँ मैं, ऐसे ही पीता हूँ मज़े के लिए, है ना? उस वक़्त मुझे पता नहीं था कि मैं मज़े के लिए पीता हूँ, किस लिए पीता हूँ। ये एडिक्टिव पर्सनैलिटी था मैं बचपन से। ये लक्षण मेरे अंदर बचपन से थे। नशीले पदार्थों का सेवन करने के लिए बहुत पहले से ही ये बीमारी हमारे अंदर थी और ये बात सच निकली। तो लोगों ने सोचा भई ये लड़की के गम में पीता होगा। हाँ, एक लड़की छोड़ने इसकी हुई नहीं, इस वज़ह से पीता होगा। और मेरे घरवालों को भी मालूम था कि भई तेरे को क्या टेंशन है, शादी की टेंशन है, परिवार की टेंशन है, भविष्य की टेंशन है, तू सारी टेंशन छोड़ दे। ठीक है ना? वो सब हम सँभालेंगे। तुझे 10,000 रुपए महीना देंगे हम। कभी तू सोच रहा हो कि तुझे ये टेंशन है कि भविष्य कैसे होगा, कारोबार कैसे चलाएगा, कमा के कैसे दूँगा, तो तुझे कमा के देने की ज़रूरत नहीं है, तू बस नशा छोड़ दे। उल्टा हम तुझे 10,000 रुपए महीना देंगे और तेरी सारी इच्छा हम पूरी करेंगे, तेरी शादी भी करेंगे और तेरे बीवी-बच्चों को भी हम पालेंगे, तू खाली मज़े लेना। हाँ, मज़े लेना जीवन के, लेकिन नशा छोड़ दे। हैं? उन्होंने मेरे आगे ये सारी बातें रख दी कि तू नशा छोड़ दे, 10,000 रुपए महीना देंगे, हर खुशी देंगे, तेरे बीवी-बच्चों को भी हम पालेंगे, तू खाली बैठ के खाना, है ना? बैठ के खाना, घूमना-फिरना सब कुछ करना, कोई दिक्कत मत ले। तो लोगों को लगता था कि भई शायद मेरे को कोई दिक्कत है, शायद मुझे कोई परेशानी है जिसके चलते मैं नशा करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं था, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, ये एडिक्शन था, एडिक्शन है, ठीक है ना? एक बार एडिक्शन शुरू कर दिया, पीने लगा, तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं एडिक्शन के ये लग जाती हैं और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे चल के वो उसका एडिक्ट बन जाता है और मैं भी इस तरह से एडिक्ट बन गया, ठीक है? तो घरवालों ने लास्ट में मुझे ट्रीटमेंट सेंटर भिजवाया और ट्रीटमेंट सेंटर में वही हुआ कि जो सब करते हैं वही मैंने किया। सुनना नहीं, ध्यान ना देना, अपनी चलाना, छोड़ तो दिया, ठीक है? जिस तरह यहाँ नहीं पी रहा, उस तरह घर भी नहीं पीऊँगा। क्लासों को क्यों सुनूँ? जेफ्टी क्या कह रही है, बीमारी क्या है? मतलब मुझे ये भी नहीं पता चला था सच मायनों में कि पहले ट्रीटमेंट में ये बीमारी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक है। मुझे ये 3 शब्द भी सही से नहीं पता चले थे कि ये एडिक्शन की बीमारी है, जारी रहने वाली बीमारी है
एक बार पहला नशा, पहली गोली या पहले जाम से नशे की प्रक्रिया शुरू कर देने के बाद हम इसे अपनी इच्छा शक्ति से रोक नहीं सकते। ठीक है ना? अगर मैंने एक के बदले कोई भी नशा किया, छोटे के बदले बड़े के बदले छोटा किया, तो भी मैं शुरू हो जाऊंगा। ठीक है ना? मैंने अपनी चलाई कि पीना नहीं है ना, पीना नहीं है तो नहीं पीऊंगा। ठीक है, वहां मैंने यह सोचकर समय गुजारा। दूसरे रिलैप्स केसों को आते हुए देखा तो मैंने उन पे ताने कसे, अबे रिलैप्सिया, अबे रिलैप्सी, फिर आ गया, इतने दुखों में रहने के बावजूद घर जाके तूने फिर पी ली, अबे बेवकूफ है तू, कैसा बंदा है तू, तुझे इतना अच्छा मौका मिला और तूने फिर पी ली, अबे भाई मैं नहीं पीऊंगा। कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, नशेड़ी का ओवर कॉन्फिडेंस उसे लेके डूब जाता है। और वो बड़े बोल, मुझे क्या पता था कि ये बीमारी है ना, सब कुछ घुसा देती है अंदर। जब मैं भी गया भाई मैंने भी पी ली। क्या? छोटा शुरू करा मैंने, छोटा नशा। ये मेरे को यार, मैं सोचने लगा यार स्मैक नहीं पीऊंगा, उससे दिक्कत होती थी, उससे सेहत खराब होती थी, उससे जान जाती थी, उससे बुरी हालत हो जाती थी। और यार घर वाले भी मना करते थे। और ये रही चरस गांजे की बात, मतलब विश्लेषण कर रहा हूँ, आत्म परीक्षण कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ, चिंतन मन कर रहा हूँ कि गांजा तो मेरी अम्मी भी दिलवा के लाई है मेरे को साथ ले जाके, मैंने घर में भी पिया है, मेरे फादर को भी पता है। और टैबलेट, गोली, कैप्सूल, ये तो मेरे फादर ने भी मेरे को ला के दी थी। और ये भी कहा था अम्मी ने कि तू ये पी लिया कर, बस वो मत पिया कर जिसे लेने तू इतनी दूर जाता है, सुबह से शाम तक आता है, नालियों में सन जाता है। तो मैं कहा यार वो सही है जो अम्मी दिलाती थी, उसे तो अम्मी भी स्वीकार करती है, पापा को भी पता था। तब मैं ये नहीं सोच रहा, तब मैं ये नहीं सोच रहा कि वो अम्मी मुझे क्यों दिलवाती थी। वो इसलिए दिलवाती थी, इसलिए कहती थी कि तू ये पी लिया कर, वो मत पिया कर, क्योंकि उनकी नजरों में इसके बदले वो नशा बहुत खतरनाक था। उन्होंने दोनों नशों की तुलना देखी थी कि जब ये वो वाला नशा करता है तो सुबह से जाके रात को आता है, और कभी कभी अगली सुबह को आता है, और नाली में सना हुआ आता है, इसके चप्पलें भी नहीं होती, और पुलिस वाले भी मारते हैं, लोग भी मारते हैं, बुरी हालत हो जाती है। तो उन्हें डर रहता है कहीं यार कोई मार ना दे, कत्ल ना कर दे। लेकिन जब ये वाला करता है, सिगरेट वाला, है ना, तो ये कहीं नहीं जाता, और ना ये बेहोश होता, ये हंसता भी है, बोलता भी है, और ये खाना भी अच्छे से खाता है, क्योंकि गांजा चरस पी के तो खाना भूख लगती थी। तो वह इसलिए बोलती थी कि ये वाला नशा करके ये बाहर नहीं जाता, घर के घर में रहता है, नहाता धोता भी है, खाता पीता भी है, और कुछ होता भी नहीं है इसको। तो वो इस लिहाज से बोलती थी कि तू ये वाला कर लिया कर, क्योंकि उन्हें पता था ये वो तो छोड़ेगा नहीं, ना ये छोड़ेगा, तो कम से कम ये करेगा तो उससे तो बचा रहेगा, हालत तो इसकी खराब नहीं होगी। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि वो इसलिए कहती होंगी। मैंने इसे नशा करने का साधन बनाया कि हाँ यार, छोटे नशे में दिक्कत नहीं थी। और ये सोचकर मैंने छोटा नशा करना शुरू कर दिया, चोरी चोरी, चोरी चोरी, स्लैंड स्नैकी, चोरी चोरी। ठीक है ना? और करके, और मेरी हालत लाल लाल सी अजीब सी हो जाती थी, लेकिन क्या है, मैं संभाल लेता था अपने आप को, और ज्यादा पता नहीं चलने देता था। जब तक मेरी आंखें ठीक नहीं हो जाती थी, नशा उतर नहीं जाता था मेरा, तब तक मैं अंदर नहीं आता था, बाहर ही बैठा रहता था। उन्हें भी दिख रहा होता था हाँ बाहर बैठा है, अब कब पी ली और पी के बैठा हूँ। ठीक है ना? और आंखें क्यों लाल लाल सी हो रही हैं कि भाई सुबह से बैठा है, सुबह तो सबकी आंखें सूजी सूजी सी होती ही होती है, और सूरज धूप में बैठा है, चलो कोई नहीं। तो मैंने छोटे नशे को करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे मुझे पाया कि छोटा नशे से यार मेरे को कुछ प्रॉब्लम सी हो रही है, कुछ अजीब सा फील करना कर रहा था मैं। और उस अजीब से फील करने को हटाने के लिए मेरा ध्यान मेरे ड्रग ऑफ चॉइस पर चला गया, कि एकमात्र वही है जो मुझे इसकी फीलिंग से थ्रू कर सकता है। ठीक है ना? तो क्या है, छोटे नशे की गड़बड़ फीलिंग्स को हटाने के लिए मैंने अपनी ड्रग ऑफ चॉइस को करने का फैसला किया। क्या सोचकर? कि बस एक पीऊंगा, एक पीऊंगा। यार 7 महीने से नहीं पी, एक से क्या भुट्टा भुन जाएगा, एक से क्या होगा। होता कब था? जब मैं ज्यादा पीता था, सुबह से शाम तक पीता था, है ना, इंजेक्शंस लगाता था, ये तो तब होता था। पता भी जब चलता था, पिन्नक में भी जब होता था। लेकिन अगर खाली मजा चाहिए, खाली सुरूर चाहिए, तो इससे कुछ नहीं होगा। मैं अपना दिमाग चला रहा था, ठीक है ना, अपना सियाना दिमाग बाहर छोड़ कर आए। कुछ सीखा नहीं था पहले ट्रीटमेंट में भी, जैसे कि लोग करते हैं वही मैंने किया। मैं गया, एक लेने के इरादे से गया था, और मेरे पास 3 पीस लेने का जुगाड़ था, और 3 एविल लेने का जुगाड़ था। तो गया था मैं एक लेने के, एक करूंगा बस, हाई बाजी में चौड़ा हो रहा था। लेकिन वहां जाके मैंने ले लिए 3 है, और सोचा कि ले रहा हूं 3, पीऊंगा एक। और जब मैं एक पीने बैठा, तो मेरी वो क्रेविंग, शारीरिक भूख, मुझे नहीं पता कि ये शारीरिक भूख थी क्या थी,
तो मेरे दिल ने कहा, दिमाग ने कहा यार एक और पी ले, ठीक है ना। तो मैंने एक और पी ली। फिर मेरे दिमाग ने कहा यार एक और पी ले, अभी तो पैसे हो रहे हैं, रही बात घर की तो घर लेके चला जाइयो। गया था एक पीने, लेकिन वहां जाके मेरा मन क्या करने लगा, कहने लगा मेरा दिमाग कि एक और पी ले, एक काम कर, आज झिक्कर पी ले जितना भी पीना है, ठीक है, कल से मत पियो। पीना था एक, पी ली तीन, और तीन के बाद दो और ले ली, ये सोच करके चल आज तो कर ली, जहां आज एक कर ली वहां और कर ले, ठीक है, कल से मत करियो। मुझे क्या पता था कि पहला नशा करके ही मेरी बीमारी को मैंने होशियार कर दिया है, जागृत कर दिया है, और मेरी शारीरिक भूख है ये जो मुझसे कह रही है। और मैंने दो और लिए, और वो दो भी आके मैंने घर पे पी लिए सूम से, ये सोच करके कल से नहीं पीऊंगा। और भाई मेरी फिजिकल क्रेविंग का तकाजा, कल मेरा फिर मन कर रहा है ना, यार एक काम कर आज और पी ले, ठीक है ना, 2 दिन में क्या हो जाएगा। फिर मैं दूसरे दिन पी रहा हूँ, यार आज और पी ले, आज आज करके मैंने 5-6 दिन 7 दिन पी ली। और मैंने पाया कि भाई मैं जो चौड़ा महसूस कर रहा था वो मैं हो गया ढीला, ढीला हो गया, ठीक है ना। इस तरह से मैंने अनुभव किए कि ट्रीटमेंट सेंटर में ना सीखना, ना समझना, अपना दिमाग चलाना, क्लास सुन के क्या करूं, बाहर जाके पीना ही तो नहीं है, ठीक है, और ना मैं मीटिंग गया, है ना मैंने मीटिंग को कुछ माना था, खुद किया मैंने अनुभव, और मैं खुद करके सीखा। और जब मैं पूरी तरह से वापस उसी स्थिति में पहुंच गया, यानी पहले नशे ने ही मेरा वही जानलेवा चक्कर शुरू कर दिया, तो मेरे घर वालों ने देखा भाई सारी मेहनत खराब हो गई, ठीक है। उन्हें ऐसा लगा होगा कि भाई नशा मुक्ति केंद्र का इलाज भी काम नहीं करता है। उन्हें क्या पता कि भाई काम तो तब करेगा ना जब मैं करने दूंगा, काम तो तब करेगा जब मैं वहां की बातों को यहाँ अप्लाई करूंगा, ठीक है, काम तो तब करेगा ना जब वहां के नशे को छोड़े हुए मैं मीटिंगें करके इस नशे को छोड़े रखूंगा, है ना, उन बातों को, उन सिद्धांतों को जीवन में लागू करूंगा। काम तो तब करेगा ना जब मैं पहला नशा ही नहीं करूंगा, काम तो तब करेगा ना जब मैं अपना दिमाग ही नहीं चलाऊंगा, मैं अपनी मन और इच्छा को अपनी समझ के ईश्वर की देखभाल में सौंप दूंगा, ठीक है ना, मैं समर्पण कर दूंगा। काम तो तब करेगा ना कि जब मैं नशीले पदार्थों पर, एडिक्शन पर अपनी बेबसी को, शक्तिहीनता को कबूल करूंगा, ठीक है ना, ये तभी तो काम करेगा। और वो सोचने लगे भाई नशा मुक्ति केंद्र का तरीका काम नहीं करता। नहीं, तरीका तो काम करता है, लेकिन क्या है, नशेड़ी अपना दिमाग चलाता है। तो उन्होंने सालों मुझे ऐसे ही फिर छोड़े रखा कि भाई ये तरीका भी काम नहीं हुआ। अब फिर पी पी के मेरी हालत खराब हो गई। उन्होंने कहा भाई क्या करें, ये तो मर जाएगा कुछ दिनों में, जिस तरह से इसकी हालत हो गई है। तो उन्हें एक तरीका समझ आया कि एक काम करते हैं, जब हमने इसे पहली बार ट्रीटमेंट भेजा था तो वहां जाकर ये बहुत अच्छा हो गया था, सेहतमंद हो गया था। एक काम करते हैं वहीं भेज देते हैं ना इसको, वहां जाकर ये सेहतमंद तो हो जाएगा, है, और चांस है कि शायद छोड़ दे, ठीक है ना। तो ये सोचकर परिवार दोबारा भेज देता है कि छोड़ेगा तो अच्छा है, नहीं छोड़ेगा तो कम से कम जान तो बच जाएगी इसकी, ताकतवर तो हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर बाहर आकर हम इसे किसी काम पे लगा देंगे, शादी कर देंगे, कोई बेवकूफ कह देता है ये काम पे लगा देना, शादी कर देना, बीवी की जिम्मेदारी होगी, बच्चों की जिम्मेदारी होगी, तो छोड़ देगा, ठीक है ना। ये सब बेकार की बातें होती हैं, ऐसे नहीं छोड़ता उसको, जब तक वो छोड़ना ना चाहे, जब तक कि वहाँ के सीखे हुए को अमल में ना लाए, अपना दिमाग चलाना बंद ना करे, मीटिंगें शुरू ना करे, तब तक नहीं छोड़ सकता वो। तो घर वाले फिर इसलिए भेजने लग जाते हैं, जिंदा रखने के लिए, जान बचाने के लिए। तो आज बहुत सा परिवार ऐसा करता भी है, जिंदा रखने के लिए, जान बचाए रखने के लिए अपने लड़के को ट्रीटमेंट सेंटर भेजते रहते हैं। और वो ये मान लेते हैं कि अगर ये छोड़ता है तो ठीक है, नहीं छोड़ता है तो इसे स्वस्थ और जिंदा रखने के लिए और क्या करें, यही तरीका है, वहीं ये जिंदा रह पाता है। ये भी तो कार्यक्रम ने कहा है कि कैद खाने, संस्थाएं और मौत, कैद खाने, संस्थाएं और मौत, ठीक है ना। अगर भाई देखो मैं क्यों नहीं मरा, मेरे साथी क्यों मर गए, मेरे साथ के नशा करने वाले आज इस दुनिया में नहीं है, ठीक है ना, वो क्यों इस दुनिया में नहीं है और मैं क्यों इस दुनिया में हूं, क्योंकि मैं बार बार ट्रीटमेंट सेंटर जाता रहा। मैं कभी जेल गया तो कभी ट्रीटमेंट सेंटर गया, तो कभी मैंने खुद से छोड़ा, गैप लिया, ठीक है ना, इसलिए मैं बचा रहा, इसलिए मैं बचा रहा। और जो वो लोग मर गए, ठीक है ना, उन्हें ट्रीटमेंट सेंटर नसीब नहीं हुआ। तो जो लोग इस एडिक्शन की बीमारी से मरते नहीं है ना, कार्यक्रम ये भी कह रहा है, वो पूरी तरह से मायूसी में चले जाते हैं। तो मुझे बचाए रखा मेरे परिवार वालों ने, बार बार सेंटर भेजना और मुझे मरने ना देने की कसम खा लेना, उन्होंने मुझे मरने ना देने की ठान ली थी कि इसे बचाना है, इसे बचा के ही दम लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। और ये सारी बातें मुझे होश में आने के बाद पता चली कि मेरे परिवार ने मेरे लिए इतना कुछ सोचा था, समझ रहे हो ना दोस्तों। तो
जैसे सबने किया, वैसे मैंने भी अपना दिमाग चलाया। धन्यवाद।